उदयपुर वटी क्षेत्र में पिछले 2 वर्ष से राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए प्रयासरत सामाजिक जन जागृति मंच ने रविवार को गुलागुर्जी के अभिनंदन मैरिज गार्डन में जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल रहे। विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड नायब तहसीलदार शिवनाथ जनुलिया, रिटायर्ड बीसीएमओ डॉक्टर बीएस मीणा, बसपा जौन प्रभारी बलवीर काला, बसपा जिलाध्यक्ष सुभाष मारिकसर, कुरड़ा राम पोसाना, एडवोकेट श्रवण सैनी व पार्षद राधेश्याम रचेता रहे। मुख्य अतिथि पीसी बेरवाल ने कहा कि समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की बहुत जरूरत है। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, हम सभी को संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि संविधान प्रदत्त समानता के लिए लड़ेंगे और आरएसएस की समरसता के खिलाफ है। इस दौरान शीशराम सिलोलिया, अविनाश छापोली, अजय तसीर, विजेंद्र भीमप्रेमी, धर्मेंद्र मीना सराय, दौलतरामा बजावा, रामकुमार भूपेश, कुलदीप बोयल आदि मौजूद रहे। गुड्डा की इस धरती पे जनजागृति मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं महाकारुणिक भगवान बुद्ध और हमारे उद्धारक बाबा साहब अम्बेडकर को सत सत नमन करता हूँ, उनको निर्धारण करता हूँ। इस मंच पे विराजमान डॉक्टर भगवान सिंह जी, भाई शिवनाथ सिंह जी, भाई घोड़ाराम जी, भाई ज्ञासीलाल जी, भाई रोहतास जी, अरुण कुमार जी, बंशीधर जी, भाई बलबीर जी, इस मंच में सभागार में विराजे उदयपुर वाटी गुड़ा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि साहिबान, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति साहिबान, भाइयों बहनों, मीडिया से पधारे पत्रकार बंधु, मैं एक बार सभी को आपको हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मैं मुकुंदगढ़ का निवासी हूँ और वहाँ से मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एलएलबी की और फॉर्चुनेटली एलएलबी करते करते मैं सर्विस में आ गया और 31 मार्च 2022 को मैं संभागीय आयुक्त भरतपुर से लगभग वहाँ 2 साल काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ। लगभग 37 साल मैंने सरकारी सेवा करी। उदयपुर वाटी में एक रिश्ता है इसी क्षेत्र में, जहाँ से मेरी दादी इसी क्षेत्र में रामपुरा गाँव की थी। संबंध अब उतने नहीं रहे समय के बदलाव के साथ, लेकिन है वो कोई बात नहीं है। हम इस जिले के हैं, हम इस प्रदेश के हैं, हम प्रदेश के हैं, इसलिए एक ही ये हमें मानना चाहिए। जब हमारा संविधान बना है तो हम सब भारतीय हैं। ठीक है, हम कहीं भी रहते हो। जब हम 1974 की जनगणना पढ़ते थे तो यहाँ की आबादी थी 54 करोड़, मुझे अच्छे से याद है, और आज 142 करोड़। तो 90 करोड़ भाई बहन तो मेरे देखते देखते पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि 150 साल पहले यहाँ 5 करोड़ ही लोग, तो हम उन्हीं के सब पैदाइश है, इसलिए भाई बहन। ये आज आप लोगों ने एक मीटिंग कहूँ, सभा कहूँ या जागृति मंच के संबंध में आप लोगों की एक सेमिनार कहूँ, वर्कशॉप कहूँ आपने करी और इसका उद्देश्य भी आपने बताया। भारत में 52 से चुनाव हो रहे हैं और उसमें सबसे अच्छी बात हमारे लिए कि 1952 से ही SC/ST के लिए रिजर्वेशन है। पंचायती राज में बात आया 1995 में, लेकिन MP MLA जो कानून बनाते हैं, विधान बनाते हैं, जो शासन चलाते हैं, वो तो 1952 से ही हमारे लोग थे। और आज जब सब वक्ताओं को सुना मैंने, और मैंने भी जो 35-40 साल में जो व्यवस्था को देखा, तो संतुष्टि तो नहीं होती, कहीं की पीड़ा हमें भी होती। कारण गिनाए तो बहुत, लेकिन
इस संबंध में मैं आपको दो छोटी छोटी बातें कहना चाहूंगा। भगवान बुद्ध ये कहा करते थे कि जो समस्या है, जो रोग है, जो पीड़ा है, उसका उपचार ज्यादा जरूरी है। तो एक उदाहरण देते थे कि अगर आपके सीने में या छाती में तीर लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या ये पता करोगे ये तीर किधर से आया, ये लकड़ी का है कि लोहे का है, ये कोई बड़े आदमी ने चलाया कि छोटे आदमी ने चलाया, कि वो भाग गया या मारने को खड़ा है, या आप उपचार करोगे? मेरे ख्याल से हमें उपचार करना है। तो अब उन बातों में हम नहीं जाएं। आज जो हमारी पीड़ा है, जो हमारी समस्या है, हमारी कठिनाई है, हमारी चुनौती है, उसका हम निदान, समाधान, हल कैसे और हक में, जिससे हमें पीड़ा नहीं हो, परेशानी नहीं हो, हमारा दुख दर्द कम हो जाए, उसको हम कितना जल्दी सुधार कर सकते हैं, इसमें हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारा पैसा, इसमें हमें खर्च करना है। बाद में आदमी बार बार गलती दोहराता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। आपने कहा ना कि 1952 से हम देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। आदमी गलती बार बार दोहराता है। वो एक उदाहरण देते थे, विहार करते थे, घूमते रहते थे पैदल। तो एक रास्ते में बैलगाड़ी वाला था, बैल था, अटक गया, खड़ा हो गया, चल नहीं रहा है। आप जानते हो कि आदमी सबसे पहले तो थोड़ा प्यार से करेगा, चले कुछ करेगा, नहीं हो तो लड़ेगा, लाठी मारेगा, जो लकड़ी होती है। ये दो काम भी नहीं तो फिर वो गाली निकालता है। ये बात सही, गाली निकाल। अरे गालियाँ ज़्यादा नहीं है। आपको एक बात और बताऊंगा, जो गालियाँ हमने बचपन में सुनी थी 20-30 शायद आज भी उतनी है। इनमें कोई ज्यादा नवाचार कहूं या प्रगति कहूं नहीं हुई है। यानी कि बुरे काम में कोई ज्यादा प्रगति नहीं होती है। गालियां वही है जो आपने बचपन में सीखी है। कोई नई गाली याद नहीं हुई तो वही गाली मैं खुद ही बैठा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक बात है, ये मानव नहीं है पर जीव है, इसमें जीव है, आप इसको पीटो मत, इसको गाली मत दो। भगवान बुद्ध का आभा मंडल कहें, उनका प्रभाव कहें, बहुत तेज था। जैसे कहते हैं ना अंगुलीमाल जैसा डाकू भी जब सामने आए तो वो भी उनके सामने समर्पण कर दिया। तो साधारण किसान था, उसको भी लगा था वो बहुत बड़े आदमी के दिल से, हृदय से बात निकल रही है। उसने कहा तो मालिक मैं ऐसा नहीं करूँगा, आगे से मैं ये पीटना, गाली देना मैं नहीं करूँगा। तो चले गए। 15 दिन बाद फिर लौट के आए उसी रास्ते में और कोई स्थिति वापिस नहीं, कोई बैल, कोई किसान, कोई जगह, और वो फिर अटक गए। अब क्या होता है? वो कहता है किसान, देख भाई तू मान जा, नहीं तो मैं कोई गाली दूंगा। गाली नहीं दे रहा है लेकिन दिमाग में वही गाली। कहने का मतलब आदमी का जो संस्कार कहें या वो बहुत मुश्किल से छूटते हैं। ये गलती हम 1952 से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्यों कर रहे भाई? जब आपको पता है तो आप परिवर्तन करो। परिवर्तन संसार का नियम, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अस्तित्व का नियम है, परमात्मा का नियम है। उसको आदमी जिसने मान लिया वो आगे चला जाता है, तो नहीं मानता वो यही कहीं रह जाता है। ये आप देख लो, आपके गांव में देख लो, जिसने भी गांव को, घर को छोड़ा या अपनी व्यवस्था या काम रोजगार को छोड़ा, वो आगे बढ़ा है। जिसने वो का कोई काम किया वो वहीं बैठा है। जो लोग आपको वैसा का वैसा रखना चाहते हैं, अगर आप वैसा रहोगे, इसी स्थिति में आप रहोगे, आप इसी स्थिति में रहोगे।
अभी राजनीति की बातें हुई और मुझे भी एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने का मन है। 3 चीजें मैंने मोटी मोटी राजनीति की हिंदुस्तान या भारत की मैं कह सकता हूं। एक तो इसमें जाति बहुत बड़ा कारक है तो राजनीतिक की दिशा तय करता है, राजनीतिक दलों की दिशा तय करता है। दूसरा पैसा, तो तीसरा धन। बाकी चीजें फिर उसके आसपास अपने आप आ जाएगी। सरकारी तंत्र, कानून, माफिया, ये सारे के सारे पीछे पीछे आ जाते हैं। जाति, पैसा और धन पर। अब आप एक बात बताओ कि समाज के हैं या तो समाज राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाया, क्या उनके पास ये 3 चीजें हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। जातीय रूप से वैसे तो भारत का संविधान ये कहता है कि यहाँ के आदमी को समानता का हक है, न जाति, धर्म, वर्ण, स्थान, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा व्यवस्था में है? एक आदमी की फाइल दिन में तैयार होके ऑर्डर निकल जाता है और एक आदमी का कागज रिसीट नहीं होता है। 5 दिन बाद आओगे तो कहेगा कि तुमने कागज कब दिया था? भाई हमने तो नहीं दिया। अभी एक भाई ने यह कहा कि हमने बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ एमएलए साहब को बनाया, 1 बार नहीं 2 बार बनाया, लेकिन जब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में बताया कि एक ही जाति विशेष के यहाँ लगा रहे तो मुझे भी बहुत पीड़ा भी हुई और ताज्जुब भी हुआ, क्योंकि ये जातीय का पीड़ा है हमारे दिमाग से नहीं निकला। कायदे से तो निकल जाना चाहिए था। जब संविधान एक हो गया, भारतीय एक हो गया, तो कोई विभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सार्वजनिक भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब जाति के नाम पे होने ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, क्यों हो? फिर हम एक कैसे होंगे? शायद तब होंगे जब आप अपनी बात करोगे, अपनी मांग करोगे, तब उनको लगे कि भाई ये लोग भी अब बराबरी की बात करने लगे, समता की बात करने लगे। अब आपका जो प्रतिनिधित्व रिजर्व सीट पे करता है, अब वो क्यों नहीं कर पाता मुझे तो ये समझ में नहीं आती। कई बार वो टिकट तो इसी नाते मांगता है कि मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं और बाद में कहता है कि मेरे को तो दूसरे ने चुना है। ये बात उसकी कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें कानून को लागू करना और कानून का संरक्षण और कानून की सहायता करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई अगर मुकदमा सच्चा है तो एफआईआर क्यों लगे? आज जो है ये कल होते ही भूतकाल हो जाएगा। आज मैं हूं, कल मैं मर गया तो मैं भूतकाल हो गया ना। उसके बाद ये कहोगी भाई पीछे ऐसा था, वैसा था, कैसा भी था। ये जब मुकदमे इतिहास में जब खोजे जाएंगे 100 साल बाद की भारतीय पुलिस कैसे काम करती थी, तो ये भी लिखा जाएगा कि शेड्यूल कास्ट के आदमी सबसे झूठे थे, क्योंकि ये झूठे मुकदमे दर्ज कराते थे। क्या आप ये चाहोगे कि आपके आने वाली पीढ़ी आपका इतिहास इस तरह याद करे कि हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा झूठे आदमी थे जो झूठे मुकदमे दर्ज कराते? इस पे विचार करो। या तो आप मुकदमा ही तो दर्ज कराइए। अगर मुकदमा दर्ज कराया है तो फिर समझौता और एफआईआर लगने की कैसी बात है? अगर सर मुकदमा सच्चा है तो आपको लड़ना चाहिए, जी जान से लड़ना चाहिए। आदमी की इज्जत सबसे बड़ी बात है। आदमी गरिमा और स्वाभिमान से अगर जिना दिखेगा तो वो आदमी है, अन्यथा वो आदमी नहीं है। फौज में आदमी मरने के लिए क्यों जाता है लड़ाई में? अपने देश की रक्षा के लिए। आदमी अपनी बहन, बेटी, बहू की रक्षा के लिए प्राण गंवा देता था, क्योंकि मान सम्मान बढ़ा है। मैं बात कर रहा था देने की। लोकतंत्र में मतदाता ही सब कुछ, मतदाता ही सब कुछ है। और मेरे ख्याल से जितना सहज सरल मतदाता दूसरे लोगों को कौन करता है?
आपने देखा होगा कौन समाज करता है? भाई अनुसूचित जाति जनजाति तो करती है। अब आप खुद ही कह रहे थे कि दूसरे लोग वोट नहीं देते, आप ही कह रहे थे ये बात, हम देते हैं ना। तो आप क्या हो? आप दानी हो, तो दानी का सर्टिफिकेट तो ले लो कि भाई हम कुछ भी नहीं मांगते, हम वोट का दान करते हैं, हम दान दे जाती है, मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेट। अरे कोई एक प्रस्ताव पारित करो उदयपुर साइड से झुंझुनू और आयोग को भेजो कि भाई अनुसूचित जाति के मेघवाल या मीणा जाति के मीणा दानवीर मतदाता है, ये प्रमाण पत्र दिया जाए इनमें। कम से कम बच्चे को सर्टिफिकेट तो लिए फिरेंगे जैसे शहीदों का लिए फिरते रहते। आपके पास वो भी नहीं, शहीदों का भी नहीं, क्योंकि फौज में आप जाते नहीं, तो मूर्ति आपकी लग नहीं रही। आप मरोगे, आप हो नहीं मरोगे, आप या तो दारू पीके या सिलिकोसिस से, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। तो होगा क्या? हमारे आदमी को मैंने देखा है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50-50 जने एमएलए बनने को तैयार बैठे, और कईयों तो घर बार बेच के जमीन बेचने को तैयार बैठे। तो बढ़ के क्या करेंगे भाई? मुझे तो नहीं पता। डेमोक्रेसी है इसमें, देखो खड़े तो हो सकते, कोई नहीं रोक सकता, होंगे तो होंगे, लेकिन समाज को यह तय करना है कि वो नेतृत्व किसको दे। ये तो समाज को तय करना है कि वो नेतृत्व किसको दे। डेमोक्रेसी में आप नहीं रोक सकते। मैं 3 जिलों में जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना, वहां सब लोगों के सरपंच आते हैं, लेकिन सबसे दुर्गति मैंने शेड्यूल कास्ट के सरपंचों की देखी है। कई बोलेरो खरीदते थे, कई स्कूल में खोलते थे, अच्छे घर बनाते थे, और मैंने तो भैया उनकी वो स्थिति देखी अखबार के रूप में छोड़ के, या तो कहीं तो करेंगे कर्जा हो रहा है कि भैया कर्जा क्यों हो रहा है, गाँव वालों ने कहा चुनाव लड़, तो चुनाव लड़ लिया, तो फिर पैसे लगे, तो पैसे के लिए जमीन बेच दी। आपके यहाँ कितने आदमी पैसे वाले बड़े सरपंच? अगर आप तुलना करो अनुसूचित जाति के सरपंचों से दूसरों से, तो कौन ज्यादा पैसे वाला होगा? अब चुपे खींच रहे हो आप, सही बात है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो उनको बोलता था, लेकिन मानने को क्या? अब उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। तो समझने की बात है मुझे क्या काम करना चाहिए। एक चीज मैंने और देखी है, शायद वो धीरे धीरे यहाँ भी आ जाएगी रमदार की, बयाना में या और कहीं हमारे समाज में आजकल इंटरकास्ट होने लगे। कई समाजों में हमारे बच्चे चले जाते। अब बयाना में तो एक एमएलए खड़ी हुई थी, वो एक ब्राह्मण है, बड़ी की गई थी। देखो मैं तो बोलूंगा सच्ची बात, तो बोलने में कोई बुराई नहीं है। अभी मैंने कटमर भी सुना कि साहब एक कम्युनिटी में वो भी दुकान की एक लड़की को ब्याह के ला रहे हैं और चुनाव लड़ेगी।